जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। एक नई शुरुआत होने वाली है सी डी एस 2026 की, और इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम शुरुआत करेंगे पैटर्न को समझने से, और पैटर्न में हम देखेंगे कि आपका जनरल पैटर्न क्या होता है सी डी एस एग्ज़ाम का, और दूसरा अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उनमें रीसेंट पैटर्न क्या निकल के आया है, और इस रीसेंट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हो। और अगली बात हम ये भी करेंगे कि क्या आपका एक आइडियल शेड्यूल या रूटीन होना चाहिए एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एकदम बुक वॉर्म हो जाते हैं, कुछ लोग एकदम खेल कूद में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। कैसे आप बुद्धा के मिडिल पाथ को फॉलो कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। जिससे कि आप केवल रिटर्न को यहाँ पर एम ना करो, क्योंकि आपका एम है यहाँ पर ऑफिसर बनना। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको पता है रिटर्न काफ़ी नहीं हो, उसके बाद एसएसबी भी होती है, तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल दिखानी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पर मैं पीवाईक्यूज़ भी आपको समझाऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, क्यों ये करने चाहिए, राइट। तो इन सब चीज़ों की बात हम करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं पैटर्न को समझने से। एक जनरल पैटर्न देखें तो आपका जो सीडीएस का एग्ज़ाम है, इसमें 3 पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। अब तीनों सबको नहीं देने होते हैं, जैसे के लिए इंग्लिश है, यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स आपको रिवॉर्ड किए जाते हैं। फिर आपका आता है जीके। जीके में आपके अगेन 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। फिर आती है आपकी मैथ्स, और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस ही होते हैं और 100 मार्क्स ही आपको दिए जाते हैं। ये मैथ्स आपकी होती है फॉर द कैंडिडेट्स हु आर एमिंग फॉर आईएमए, या फिर एएफए हो गया, या फिर आपका आईएनए है। और ये दो एग्ज़ाम्स अगर आप मैथ्स में नहीं बैठ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर ओटीए में जाओगे, जो कि आपका गर्ल्स के लिए होता ही है, बट फॉर सम बॉयज़ एज वेल। जिनके लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं वो ओटीए के लिए जाते हैं, बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल ओटीए ही एम करते हैं, उन्हें ओटीए ही जाना है, राइट। चलो, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न ऐसे होता है कि यूपीएससी में आपको पता है निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है। अब ये अगर 1/3 की होती है तो इंग्लिश और जीके में अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको मार्क्स मिलते हैं 0.83, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके मार्क्स 0.27 काट लिए जाते हैं। और मैथ्स में तो फंडा सिंपल है काफ़ी, आपको 1 मार्क्स मिलेगा और माइनस हो जाएंगे 0.33। तो ये जनरल पैटर्न आपका एग्ज़ाम का होता है, और सब में आपको 2 आवर्स ही मिलते हैं। तो टाइमिंग का भी आपको पता होना चाहिए, 2 आवर्स में आपको इंग्लिश करना होता है, 2 आवर्स में आपको जीके, और यहाँ पर मैथ्स के लिए भी आपको 2 घंटे ही मिलते हैं, राइट। और हर एग्ज़ाम के बीच में यहाँ पर आपका 1.5 आवर्स का गैप होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको पता होंगी। कुछ लोग यहाँ पर नए होंगे जिनके लिए मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले जीके की। जीके से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्या क्या सोर्सेस आपके होने चाहिए, कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं यार, सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप किसी भी नए एग्ज़ाम की शुरुआत करते हो जब, या फिर किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हो, सबसे पहले उस एग्ज़ाम के ना आपको पीवाईक्यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहला आपका गोल ये होना चाहिए, जैसे सीडीएस के लिए आप जा रहे हो तो सीडीएस के आपको पीवाईक्यूज़ पता होने चाहिए। अब ये क्यों आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी एक बैटलफील्ड में जा रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि वहाँ पर आपको करना क्या है, वहाँ पर किस टाइप की चीज़ें आप फेस करने वाले हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से बता दी जाएँ कि आप क्या चीज़ें फेस करने वाले हो एक्चुअली, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप खुद को प्रिपेयर करोगे। तो पीवाईक्यूज़ आपको वही चीज़ करते हैं, उस चीज़ से एक्सपोज़ करते हैं, राइट। और बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पर मिलता है एक्सपोज़र। एक्सपोज़र किस चीज़ का? एक्सपोज़र मिलता है उस रियल सिचुएशन का जिसको आप फेस करने वाले हो। तो पहला बेनिफिट तो आपका यही हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा ये है कि आप अगर सेम चीज़ के लिए
ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपने सेम टाइप के जो मॉक हैं, सेम टाइप की ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई चला जाता है। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड ये है कि आपका यहाँ पर सिलेबस भी कवर होता है। अब ये पीवाईक्यूज़ कोई ऐसी बात थोड़ी है कि ये आपका कोई एडिशनल सोर्स है, ये तो मेन सोर्स होता है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है विद प्रूफ। मैंने एक बायोलॉजी का वीडियो बनाया था, आपको पता है, जिसका मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पर। अब ये बायोलॉजी के वीडियो में मैंने क्या किया, केवल मैंने 40 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, केवल 40 क्वेश्चंस, और वो भी केवल 3 घंटे में, राइट। क्योंकि आप बड़े बड़े मैराथन वगैरह देखोगे, वहाँ पर आपको मतलब 10 घंटे का, 12 घंटे का ऐसे वीडियोस दिखते हैं। अब यहाँ से हमने क्या देखा, केवल 40 क्वेश्चंस, और ये आपके हो गए केवल 2 साल के, राइट। और हमें 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस मिले। तो ये आपकी जो ताकत होती है पीवाईक्यूज़ की, है ना, इस इम्पोर्टेंस को आपने समझना है। फिर अगली चीज़ क्या है? फिर अगली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर लैंग्वेज को समझ पाते हो, क्योंकि इसलिए मैं ना कई बार जो मॉक होते हैं, जो बाहर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको अवॉइड करता हूँ। मैं यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं उन्हीं को पढ़ता हूँ, क्योंकि यूपीएससी की एक लैंग्वेज होती है, वो डिफरेंट होती है, वो और कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट। हर कोई उस लैंग्वेज को कॉपी नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपको क्या मिलता है, फिर है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे के लिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ बहुत से पास, ठीक है, पासेस में पढ़ रहा हूँ जियोग्राफी में। अब मैं बस याद कर रहा हूँ कि कौन सा पास कहाँ पर है, ये चीज़। अब यूपीएससी किस तरीके से पूछता है, वो पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। अब ये इस नज़रिए से मैंने पहले नहीं सोचा था, वो वाला नज़रिया मुझे यहाँ पर मिलता है, कहाँ पर, जब मैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ करता हूँ। फिर आपकी छठी चीज़ क्या है? वो ये है कि मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज़ के, ठीक है, जैसे के लिए ये चीज़ें मैंने देख ली कि वैदिक रिवर जो हैं, वैदिक नेम जो हैं रिवर्स के, वो पूछे गए हैं विद द मॉडर्न वन। ये चीज़ मैंने देखी। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखा कि अच्छा, ये जो भाबर है, इसकी पोजीशन ही नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, हमें पढ़ने चाहिए। और अगर हमें कुछ मेजर और माइनर सी पोर्ट्स मिलते हैं, ये हमें पढ़ने चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें ना हमारे माइंड में फिर घूमने लगती हैं। उसके बाद जब मैं बुक उठाऊँगा कभी भी, तो मेरा एक स्पेशल अटेंशन रहेगा उस टाइप की चीज़ों पर, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी इस टाइप की चीज़ें जो है वो पूछ लेता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पीवाईक्यूज़। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है विद द पीवाईक्यूज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। दूसरी चीज़ आपने करनी है बुक रीडिंग। देखो, मैं हमेशा से रीडिंग पर ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ, और आपको वो बेनिफिट भी बता रखे हैं कि रीडिंग क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बुक रीडिंग जब आप करते हो ना, तब आपका रिटेंशन ज़्यादा रहता है। आप यहाँ पर बेशक देखो वन शॉट, हेड शॉट, डेडली शॉट, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बुक रीडिंग ज़रूर करो। अब कई लोग कहेंगे यार 4 महीने हैं, इतने दिन में बुक पढ़ सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या? अरे तुमने बुक खोल के देखी है एक बार खोल के देखो बुक। जैसे के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर साइंस, क्योंकि साइंस के लिए आपको पता है कि हर कोई दो ही बुक रिकमेंड करता है, नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीईआरटीज़ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ अलग नहीं बोलूँगा, आपने यही करना है। अब नाइन्थ में पता है कितने चैप्टर्स हैं? नाइन्थ में आपके 15 चैप्टर्स हैं, और टेंथ में आपके 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इतने चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को पढ़ के, सारे चैप्टर्स को मैंने पढ़ा है, मैंने देखा कि यार कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके 2 घंटे से ज़्यादा ले। मैक्सिमम कोई टाइम ले सकता है ना, कोई भी चैप्टर वो 2 घंटे ले सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई भी चैप्टर नहीं लेगा। और अगर कम की बात करें तो कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके 20 मिनट में भी ख़त्म हो सकते हैं। समझ रहे हो? 20 मिनट में भी ख़त्म होने वाले चैप्टर्स हैं, और मैक्सिमम आपके 2 आवर्स में जाएंगे। अब आप सोचो, ये आपके टोटल चैप्टर्स कितने हो गए? 31। 31 चैप्टर्स। अब मान लिया डेली आप टारगेट बनाते हो कि आपको एक साइंस का चैप्टर कंप्लीट करना है, आपने बस रीडिंग करनी है, पढ़ना है, कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं है।
अब ऐसे करके अगर आपके पास 3-4 महीने हैं तो आप कितनी बार पढ़ लोगे पता है? 3 से 4 रीडिंग आप कर लोगे। 3 से 4 रीडिंग में यार हर किसी को काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। कैसे? केवल रीडिंग आप थोड़ी कर रहे हो, आप साथ साथ में क्विज़ेस भी लगाओगे। आप साथ साथ में क्विज़ेस भी लगाओगे, आप साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करोगे क्वेश्चंस की, कुछ चीज़ें आप डिस्कशन करोगे इधर उधर, तो आपको चीज़ें याद होंगी। समझ रहे हो? और बस लास्ट में मुझे पता है कि वन शॉट वगैरह तो हर कोई देखेगा ही, और आप काफ़ी पीवाईक्यूज़ वगैरह करोगे, तो ये ऐसे करके चीज़ें याद होती हैं। तो अब बताओ, क्या ये रीडिंग पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। अब आप कहते हो कई बार यार रीडिंग कौन करे, ठीक है, तो रीडिंग तो यार करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया वगैरह साइड में रखनी पड़ेगी। आजकल मुझे पता है क्या हो रहा है कि रील्स और शॉर्ट्स की वजह से आजकल ब्रेन रॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर भी आया था आई बिलीव 2023 या 24 में, है ना? तो इस चीज़ से भी आपने बचना है, क्योंकि आप तो डिफेंस एस्पिरेंट हो, आपको एक अलग कम्युनिटी में जाना है, आपको सबकी तरह नहीं जाना है, सबकी तरह नहीं फॉलो करना है आपका आपका जो डेली रूटीन है ना? उन सब चीज़ों से अलग रहना है। तो ये एक चीज़ हो गई, तो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस आपको पता है, साइंस के लिए 9th एंड 10th, और बाकी मैंने सोर्सेज की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसको देख लेना। वैसे मैं जल्दी से बता देता हूँ, जैसे जियोग्राफी हो गई, ऐसे ही आप जियोग्राफी में फॉलो कर सकते हो। वैसे तो रिकमेंड की जाती है, मैं खुद मतलब मैंने खुद पढ़ी है 6 से लेकर के 12 तक, लेकिन अभी के लिए आप 11th उठा लो और 12th उठा लो। उसमें भी 11th की 2 NCERTs को ज़रूर पढ़ लेना, इनको कम से कम मान के चलो 4 बार पढ़ लेना, ठीक है, और 12th वाली को भी मतलब 2 बार अगर पढ़ लिया तो आपका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। हम्म। और मैं ये प्रायोरिटी वाइज भी बता रहा हूँ आपको, जैसे के लिए जीके में पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए साइंस, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस आपके आते हैं 30, मतलब ऑन एन एवरेज आप 30 मान लो, कभी कभार एक दो कम हो जाते हैं, अदरवाइज 30 क्वेश्चंस हैं। जियोग्राफी के आपके थोड़े से कम हुए हैं, आप मान के चलो कि 15 से 17 क्वेश्चंस, लेकिन एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि डुएबल है, की जा सकती है। अगर आपने 11th ही कर ली तो आपको कम से कम 8 से 9 या 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? तो आपको ये करनी चाहिए। उसके बाद जैसे के लिए करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर अब देखो, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट मुझे नहीं लगता कि उसे डेली करंट अफेयर करना चाहिए। वो देखो यूपीएससी सीएससी वालों का काम है, वो करते हैं। आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप यहाँ पर कोई भी चैनल पकड़ो और वहाँ से मंथली करंट अफेयर कर लो, राइट? मंथली करंट अफेयर कर लोगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर जैसे कि लिए जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या फिर सीरियस जर्नी है, या फिर मैं खुद अगर लेके आता हूँ तो फिर मैं आपको बता दूंगा, राइट? वैसे आप कहीं से भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ये लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, मंथली आप कर लो। और सोर्सेस आपको यहाँ पर पीआईबी फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पर अभी ये जो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि यहाँ पर पीआईबी जो है, दैट इज़ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और डेफिनेटली मैंने खुद एनालाइज किया था, मुझे पता है कि हाँ क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ से फॉलो करना है, राइट? तो आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर होना चाहिए थर्ड प्रायोरिटी। उसके बाद आपका यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक्स जो है, थोड़ी सी टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी सब्जेक्ट है कि आपने अगर एक बार कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिए तो आपको फिर आ जाएगी सब्जेक्ट, है ना? आ जाएगी। तो आपने इसको करना है। और अगेन पीवाईक्यूज़ पर जितना ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ पीवाईक्यूज़ को ही एक टॉपिक की तरह ट्रीट करो और इन्हीं की मदद से करते रहो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। सीडीएस के कर लो, उसके बाद सीएपीएफ के कर लो, है ना? काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे के लिए कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है। अब ये ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने कर रखी है तो आप बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपको ज़ीरो आइडिया है, तो शायद आप अवॉइड करो। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा अवॉइड मत करो, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। और वो लेक्चर्स मैं सारे यहाँ पर यूट्यूब में तो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन बैच में किए थे। तो वहाँ पर आपके इस बार 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आए थे, उस पूरी जितना जो कुछ कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया था उससे, जो मैंने पढ़ाया था। तो आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर 15 आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार जब मैं मतलब अगर कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा तो कम से कम आपके 17 to 18 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। और उसके बाद आप आराम से यहाँ पर मतलब 14 13 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आपको करना है। बाकी जैसे के लिए कुछ नई सब्जेक्ट्स ऐड हो रही हैं, जैसे के लिए हो गया इन्वायरमेंट हो गया, या फिर आपका हो गया कंप्यूटर।
इनके लिए बहुत ज़्यादा लोड मत लिया करो। लोड क्यों नहीं लेना है आपको, यहाँ पर ये वन शॉट देख लेने हैं, वन शॉट वगैरह, ठीक है, उनसे आपका काम चल जाएगा। और आपको पता है कि आप थोड़ा सा अगर जनरली अवेयर हो तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। बाकी मैं यहाँ पर क्यों दिखा रहा था आपको पीवाईक्यूज़, जैसे के लिए ये पीवाईक्यूज़ आपके सामने दिख रहे हैं। अब यहाँ पर दिया है 12 लाचाला। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पीवाईक्यूज़ एनालाइज करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पूछ सकता है, तो आपको इनके स्टेट पता होने चाहिए, इनके स्टेट कहाँ पर हैं, ये किसको कनेक्ट करते हैं सारे इंडिविजुअली, और फिर इनकी लोकेशन जो है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें, तो आपको इन चारों के बारे में पता करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासिस, एक आपको टॉपिक मिल गया पासिस। अब इस टॉपिक को आपने कवर करना है, इस लेवल का आपको एनालिसिस करना होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वैदिक नेम है रिवर्स के, यहाँ पर 4 दी हैं, आपको सारी जितनी भी रिवर्स हैं सबके नाम देख लेने हैं, समझ गए। इस तरीके से एनालाइज आपको करना होता है। फिर आपको मतलब वैदिक टाइम पर, ठीक है, कौन कौन सी रिवर यहाँ पर हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आपका, जैसे भाबर है, भांगर है, खादर है, डेल्टा है। अब यहाँ पर आपको ये टाइप ऑफ प्लेन्स दिए हैं, अगर कोई और भी टाइप ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं उनको भी देखो, उनको भी यहाँ पर लेके आओ, राइट, उनके भी फीचर्स देखो। और बाकी ये मार्शी क्या होता है, ग्रेवल्स क्या होते हैं, कंकड़ क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को देखो। अब ये सारी आपकी बेल्ट्स होती हैं, अब ये बेल्ट आपकी किस ऑर्डर में होती हैं, ये चीज़ें देखो, राइट। तो इस तरीके का आपको एनालिसिस करना होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो, आपकी मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स। उसके बाद आप यहाँ पर एक और मतलब दिमाग अपना लगाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है वेस्टर्न पोर्ट्स पूछ ले, या फिर आपसे ईस्टर्न पोर्ट्स पूछे, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी आपने करना है। फिर यहाँ पर आपका हो गया बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, राइट। अब ये बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी आपकी कब हुई थी, है ना, कब हुई थी, कौन यहाँ पर जीता था, कौन हारा था। अच्छा, विजयनगर एम्पायर अगर था तो आपका मतलब यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के जो फीचर्स थे उनको पढ़ो, उस टाइम पे कौन कौन से ट्रेवलर्स आए थे वो पढ़ो। तो और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी ये आपने पढ़नी है, जैसे संगम थी, तुलुवा थी, सलुवा थी, राइट। ये सब चीज़ें आपने देखनी है, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे ये आपका क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला क्वेश्चन है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट आपने पता होना चाहिए, मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो क्रोकोडाइल होगा। लेकिन आपका किंग कोबरा कौन सा है, टर्टल जो है इसके कितने चैम्बर होते हैं, कैमेलियन जो है इसके कितने चैम्बर होते हैं, और क्रोकोडाइल जो है, ठीक है। फिर आपने देखने हैं 3 चैम्बर्ड वाले, 2 चैम्बर्ड वाले भी देख लो, राइट। तो इस तरीके से एनालाइज करोगे। यहाँ पर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिया हुआ है, बर्डिंग दिया है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है। आपको पता होना चाहिए ये सारे क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, मतलब किन में ये चीज़ होती है। तोल कप्पियम, अब ये आपकी संगम एज की एक बुक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए संगम एज की, वैसे ये थोड़ा सा लेट थी, संगम के हल्का सा बाद में आई थी, राइट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और फिर संगम एज आपका एक टॉपिक बन गया, तो संगम एज के बारे में देख लो। तो कई बार क्या होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अगर पीवाईक्यूज़ को ही अच्छे से पढ़ते पढ़ते आप चले गए ना, सीडीएस के कर लो, सीएपीएफ के कर लो, फिर बाद में आप सीएससी के भी कर लो, राइट, तो आपका उसी में तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी। फिर आप यहाँ पर देखते हो सिस्टर निवेदिता ने कुछ बोल दिया था, किसी चीज़ को फर्स्ट मास्टरपीस बोल दिया इंडियन आर्ट का, तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। अब यहाँ पर मान लिया गांधी जी ने किसी चीज़ को बोल बोल दिया था, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये भी यूपीएससी पूछ सकता है ना। और फिर यहाँ पर भारत माता तो आप पढ़ते हो, जो यहाँ पर अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, ये मैंने पढ़ाया भी था। फिर आपको यहाँ पर अर्जुन और सुभद्रा जो हैं, राजा रवि वर्मा, अभी राजा रवि वर्मा कहाँ से थे, केरल से थे, आपको पता होना चाहिए। सीता इन कैप्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नंदलाल बोस किस टाइम पीरियड में थे, और इन्होंने क्या क्या और क्या क्या बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ना आपके एक टाइप से टॉपिक्स बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है। तो अगर मैं जीके का ओवरऑल बताऊं तो सबसे पहले मेरी बात अगर मानो तो आपने पीवाईक्यूज़ उठाने चाहिए। पीवाईक्यूज़ आपको कौन से उठाने हैं, चलो ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले सीडीएस के,
सीडीएस के आप पिछले 5 साल के उठा लो, 5 नहीं आप 11 क्वेश्चन पेपर उठाओ, 21 से उठाओ कम से कम, ठीक है, ये 11 क्वेश्चन पेपर उठाओ पहले, ठीक है। और आप सी ए पी एफ के उठाओ पिछले 5 साल के। वैसे मैं ये सारे पी वाई क्यूज़ करवाने वाला हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सी ए पी एफ की ऑलरेडी यहाँ पर पी डी एफ बन गई है, जहाँ पर मैंने जियोग्राफी के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कंपाइल कर लिए हैं, और बस उनको अब पढ़ के वीडियो बनाना है, ठीक है, वो भी आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे करके मैं करता रहूँगा। पहले सी ए पी एफ करेंगे पिछले 5 साल के, सी डी एस करेंगे, और साथ में मैं आपको सी एस सी के भी क्वेश्चंस करवाऊँगा, पी वाई क्यूज़। तो ये चीज़ें आपको खुद से भी करनी है, साथ में मैं भी करवाऊँगा, तो वहाँ भी आपको हेल्प होती ही रहेगी, राइट। बाकी आपने यहाँ पर बुक रीडिंग वगैरह करते रहना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कई बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पर कुछ लोगों ने बैच बैच ले रखा होगा, ठीक है। अब पेड बैच लेना कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो ठीक चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि पेड बैच ले लिया, उसके बाद अपना दिमाग लगाने लगते हैं, बोलते हैं यार टीचर ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इससे नहीं पढ़ेंगे, दूसरी जगह पढ़ेंगे, तो दूसरी जगह पैसा देते हैं। आपने अगर 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये दिए हैं, तो यार एक काम किया करो ना, उस आपके जो भी आपका मेंटर है उस पर भरोसा करो, भरोसा करो, उस पर रिलाय करो कंप्लीटली, तभी कुछ हो पाएगा आपका, समझे। उस वो अगर मेंटर बना है तो ऑब्वियस सी बात है, उसने बहुत सी चीज़ें देखी, उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तभी वो चीज़ें आपको बता रहा है। तो वो कंप्लीटली चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हो कई बार। जैसे मुझे इस बार कई लोगों ने बोला कि पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है, उनसे मैंने पहले भी बात करी थी, मैंने कहा क्यों नहीं गया, सारी चीज़ें फॉलो करी थी, कहते यार एक चीज़ कम रहेगी, वो पी वाई क्यूज़ नहीं कर पाया। अरे वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, वो समझ नहीं आता था, इसलिए उसे छोड़ देता था। क्यों छोड़ देते थे भाई, मैंने यही तो बताया था। इवन मैंने ये भी बताया कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप करो अच्छे से, समझ गए। तो आपने क्या करना है, अगर आपने किसी का भी बैच ले रखा है तो भाई उनकी बात सुननी है। वहाँ पर आपने क्या करना है, क्लासेस वहाँ पर रेगुलरली अटेंड करो। वो जो भी असाइनमेंट्स देते हैं, जो भी आपको पीडीएफ्स देते हैं, उन्हें रिवाइज करो अच्छे से। जो भी वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह आपको बताए जाएँ उन्हें सॉल्व करो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने कहीं पर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो उस चीज़ को यूटिलाइज करना है प्रॉपरली, राइट। और जो भी वो चीज़ बोलें, वो जो भी आपके मेंटर जो हैं जो भी चीज़ बोलें उसको प्रॉपरली फॉलो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली चीज़ होगी पी वाई क्यूज़, दूसरी होगी बुक रीडिंग, और साथ में मैंने ये बता दिया कि पेड बैच अगर आपने ले रखा है तो आपने ये चीज़ करनी है। और तीसरा हो गया आपका मॉक, मॉक एंड क्विज़ेज़, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ना कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रुक जाते हैं, उन्हें ना डर लगता है मॉक लगाने से, कहते हैं यार नंबर नहीं आएंगे, उसे डर लगता है। अब यहाँ पर भी आपकी साइकोलॉजी काम कर रही होती है। ये आपका डर पता है क्या होता है, ये आपका है फियर ऑफ फेलियर, इसे एक पैरालिसिस बोलते हैं, फियर ऑफ फेलियर पैरालिसिस। उसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी हार मान चुके होते हो, आपको थोड़ा सा डर लग रहा होता है उस पर्टिकुलर रिजल्ट से, इसलिए आप सोचते हो थोड़ा और पढ़ लूँ फिर मॉक लगाऊंगा, हो सकता है अच्छे नंबर आए, थोड़ा और पढ़ लूँ। आपका कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, मॉक आप लगा नहीं रहे हो, उसके बाद जब एक्चुअल पेपर में आप पढ़ते हो तो आपका एकदम पसीने पसीने हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता करूँ क्या। तो उससे बहुत अच्छा है, ऐसा बेहतर है कि आप उस पर्टिकुलर डर पर अभी काबू पाओ। आप कैसे पाओगे, आप कहीं पर भी देखो, कोई भी एक सिचुएशन होती है ना खतरनाक, तो उससे पहले ड्रिल कराई जाती है ना, तो ये मॉक जो है आपके ड्रिल टाइप में होते हैं। ये आपको ड्रिल कराते हैं, आपको उस सिचुएशन में रखते हैं और आपको टेस्ट किया जाता है प्रॉपरली। तो ये चीज़ आपको करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना ज़्यादा करो, जितनी गलतियाँ कर सकते हो उतनी ज़्यादा गलतियाँ अभी कर लो, ताकि बाद के लिए कुछ ना छोड़ो, समझे। और फिर चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, अब देखो अगर आपने यहाँ पर बुक रीडिंग वगैरह कर ली है बहुत अच्छे से, तब आप लास्ट में, मुझे पता है सारे जाएंगे ही, तब आप यहाँ पर आप वन शॉट देखो, हेड शॉट देखो, डेडली शॉट देखो, जो भी चीज़ें आ रही हैं आप देखो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखो ध्यान में रखना, ये उन्हीं के लिए हैं लास्ट मोमेंट में जिन्होंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं, पी वाई क्यूज़ कर रखी हैं, बुक रीडिंग कर रखी है, ये सारी चीज़ें जिसने कर रखी हैं या क्लासेस प्रॉपरली अटेंड कर रखी हैं, रेगुलर डिटेल्ड क्लासेस, उनके लिए वन शॉट होते हैं। उनके लिए नहीं होते जो डायरेक्टली जाके वन शॉट देखते हैं, सोचते हैं एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं, आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में नहीं आएगा वो चीज़ें, समझ गए। और
अगर आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट हो, ठीक है, जो बहुत अच्छे एस्पिरेंट होते हैं वो यहाँ पर वन शॉट हेड शॉट भी नहीं देखते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो लास्ट में अपने जो खुद के नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं और जाके पेपर देते हैं। तो जीएस में आपने यही करना है। पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज मैंने बताया सीडीएस सीएपीएफ, ठीक है, ये जीके की हम बात कर रहे हैं। फिर आपके बुक रीडिंग हो गई। तीसरा आपका जैसे पेड बैच अगर है तो आपको कंप्लीटली रिलाई करना है। फिर आपको मॉक क्विजेस और फिर आपको वन शॉट हेड शॉट या फिर नोट्स के साथ में जाना है। फिर आप एग्ज़ाम देने जाओ, राइट। और मॉक भी आप कम से कम मिनिमम मैं कहूँगा कि 5 तो कर ही लेना। ये मिनिमम है नंबर, 10 भी जा सकता है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में यार फंडा बड़ा ही सिंपल सा है। सिंपल सा ऐसे है कि आपका अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, कैटेगराइज करूं, तो आपका दो सेक्शंस निकल के आते हैं। एक होगा वोकैब, जिसकी इंपॉर्टेंस और आपने देखी ली काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरा आपका सेक्शन है रीडिंग वाला। रीडिंग वाले में देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जैसे S1 S6 है या फिर आपका क्लोज टेस्ट है, इन सबको मैं रीडिंग का ही पार्ट मानता हूँ। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस निकालोगे तो आपको कम से कम 50 60 या 70 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो केवल रीडिंग बेस्ड होते हैं। कॉम्प्रहेंशन हो गया, हाँ कई बार नहीं आते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन, जैसे PQRS इस बार शायद नहीं आया था, है ना। तो ऐसे कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं आती हैं, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आपके रीडिंग का ही पार्ट होती हैं। डिस्कोर्स मार्कर्स इस बार नहीं आए थे, हो सकता है अगली बार फिर से पूछ ले, लेकिन हाँ वो भी आपका इसी का पार्ट था, राइट। और दूसरा होता है आपका वोकैब। वोकैब आपकी, आप देख रहे हो थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से पूछी जा रही है, लेकिन ओवरऑल है तो वोकैब ही। और वो वोकैब भी आपने देखा, एक वर्ड रिप्लेसमेंट वाली जो आई है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरी। और कंटेक्चुअल वोकैबलरी का मतलब है कि आपको यहाँ पर रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, मतलब रीडिंग में तो रीडिंग है, वोकैब में भी रीडिंग है। तो इसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, आज से ही शुरू कर देना। आप जब वीडियो देख रहे हो आज से ही शुरू कर देना। वो क्या है कि रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर ये समझ लो यार, एक ऐसी हैबिट है जो आपको एक एलीट सेक्शन में डाल देती है। मतलब जो हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक एलीट सेक्शन है, वही यहाँ पर क्या करता है, न्यूज़पेपर रीड करता है, वो भी इंग्लिश वाला, राइट। क्योंकि तभी आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे वहाँ पर एसएसबी में भी कि सर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर वो आपसे 2 3 क्वेश्चन पूछेगा और वो खुश हो जाएगा, राइट। आपको यहाँ पर आपकी जो रिटन में इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी, आपका जो जीके है, करंट अफेयर है, वो इम्प्रूव होगा, राइट। फिर आपका यहाँ पर और क्या इम्प्रूव होगा, और आपके जो ओपिनियंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। आप अच्छे ओपिनियंस, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रख पाओगे डिबेट्स में, डिस्कशंस में, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राइट। फिर फिर आपका जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी, क्योंकि आप रीडिंग करते हो। रीडिंग करने से हमारा ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया से, मतलब बढ़िया रहता है, राइट। तो इस तरीके से तो आपका न्यूज़पेपर पहला काम होना चाहिए जो आपने आज से ही शुरू कर देना है। इसमें क्या करना है ये भी चलो मैं बता ही देता हूँ। अब देखो, जो बहुत ही बिगिनर लोग हैं ना, एकदम बिगिनर हैं, जिनको न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं समझ आता है, तो उन्हें उठाना है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस उठाना है। और यहाँ पर भी देखो, न्यूज़पेपर जब उठाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ नहीं आती यार क्या करनी है, मतलब कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ लें, मन करता है सब कुछ पढ़ लें, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो बेटर है ये कि आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, यहाँ पर 12th या 13th पेज होता है, बिलीव 13th होता है, यहाँ पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 या 4 आर्टिकल्स दिए होते हैं, आपको केवल ये पेज पढ़ना है। और अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो आपने केवल यहाँ से 2 आर्टिकल्स उठाने हैं। केवल ये 2 आर्टिकल्स आप पढ़ लेना बस, और न्यूज़पेपर को बंद कर देना, इसके बाद नहीं देखना है, राइट। और कैसे पढ़ना है वो मैंने पहले ही समझा रखा है। अब जो थोड़ा सा एडवांस रीडर्स हैं, जिन्हें थोड़ा सा इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है और बढ़िया से वो समझ लेते हैं चीज़ें, उन्हें द हिंदू उठाना है। द हिंदू में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, द हिंदू में भी अगर बिगिनर वाले हैं तो वो जा सकते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पर।
टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक होता है, वहाँ पर चीज़ें दी होती हैं। जो थोड़ा सा और एडवांस वाले हैं द हिंदू में, वो यहाँ पर एडिटोरियल पे जा सकते हैं, क्योंकि एडिटोरियल में थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज जो होती है हल्की सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। हो सकता है शशि थरूर साहब ने लिखा हो तो थोड़ा सा हो भी सकता है। अब कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो नॉवेल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है? हाँ भाई, आपको न्यूज़पेपर की अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नॉवेल आप शौक के लिए पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर की एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसको बना के रखो। तो वो तो आपने करना ही करना है। और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? दूसरी चीज़ आपने करनी है पी वाई क्यूज़। अगेन पी वाई क्यूज़ को तो भाई मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सॉरी। यहाँ पर पी वाई क्यूज़ आपने करने हैं सी डी एस के और साथ में एन डी ए के भी। आपने केवल सी डी एस के नहीं करने हैं, सी डी एस के तो एस्पिरेंट हो वो तो करने ही है, साथ में एन डी ए के भी करने हैं। कितने करने हैं? अगेन पिछले 11 उठा लेना, पहले ये कर लेना और उसके बाद आगे देखेंगे। और कैसे करना है इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ। देखो, अब पी वाई क्यू से वोकैब कैसे तैयार की जाती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। कैसे करते हैं? देखो, आपका ये पहला एक क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट वाज डिसर्न्ड। अब डिसर्न की मीनिंग क्या होती है पता होना चाहिए आपको। पोस्ट स्क्रिप्ट की मीनिंग क्या होती है पता होनी चाहिए। मनु स्क्रिप्ट की मीनिंग क्या होती है पता होनी चाहिए, राइट। फिर यहाँ पर आपके वर्ड्स हैं, यहाँ पर पार्चमेंट हो गया, पैलिम्पसेस्ट हो गया, पैस्टिश हो गया, मॉन्टेज हो गया। कितने वर्ड्स निकले? 1 2 3 और ये 7, टोटल 7 वर्ड्स। ये 7 वर्ड्स तो पता ही होने चाहिए, इनकी एग्जैक्ट मीनिंग, इनके 1 2 आपने सिनोनियम पता होने चाहिए। इस तरीके से एनालाइज करते हैं आपके वोकैब को पी वाई क्यू से। यहीं पर ये अगला वाले देखो, जैसे सिमुलिज्म है, सिमुलिज्म पता होना चाहिए। फिर आपका है सेंसेशनलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म, प्लाजियरिज्म, स्पूनियरिज्म। ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर बाद में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका ब्रेड है, बियर्ड है, ब्रूड है ना। तो सारे वर्ड्स की मीनिंग्स देखो। फिर फिर उसके बाद मैं क्या आपको बताता हूँ। वैसे इस टाइप से मैं पी वाई क्यूज़ करवाऊँगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आपकी डिमांड रही तो मैं पिछले 5 साल के जो वोकैब हैं इस तरीके से करवा दूंगा कि वहाँ पर हर एक वर्ड आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आपने शुरुआत करनी है खुद से। अब यहाँ पर जैसे ये वाला वर्ड या ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका एरर का है, ठीक है। ये आपका एरर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वोकैब से तो कोई इंपॉर्टेंट मतलब ही नहीं है। और आपकी एरर भी काफ़ी सिंपल सी थी, छोटी सी थी, मतलब लिखा हुआ बड़ा भारी भरकम था। इन हिज वेल रिकग्नाइज्ड स्टेंटोरियन येट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एंड यूनिक एक्सक्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट हॉल्ड अप फॉर एलिज्ड माइनर मिसडिमीनर। अब ऐसे करके लिखा था, स्टूडेंट्स एकदम कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। लेकिन एरर आपकी थोड़ी सी छोटी थी, बहुत ही हल्की सी एरर थी। आपको यहाँ पर बस आ करना था, यूनिक के आगे एन नहीं आता है, आ आता है। तो एरर तो यही थी। लेकिन और आपको क्या सीखना है यहाँ से? आपको यहाँ पर स्टेंटोरियन की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेंटोरियन वर्ड मैंने खुद देखा है, कहीं पर पूछ चुके हैं। फिर आपका यहाँ पर हॉल्ड अप लिखा हुआ है, हॉल्ड अप की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। एलीज माने क्या होता है पता होना चाहिए। मिस डिमीनर क्या होता है, एक छोटी सी मिस्टेक, पता होनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है पी वाई क्यूज़ को, समझ रहे हो। इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ। बाकी यहाँ पर जैसे हैं ये बेट बेट बेट, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर रीडिंग, जो रीडिंग मैंने बताया, तो जैसे रीडिंग आपका हो गया, ये आपका हो गया जैसे कि लिए ये क्लोज टेस्ट, कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड होता है। जिसकी रीडिंग अच्छी होगी वो आराम से कर लेगा। हम्म उसके बाद जैसे ये आपके होते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इस बार नहीं पूछे थे, और इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं पूछेगा, हो सकता है फिर से पूछ ले, पता होना चाहिए। और ये कैसे आएंगे? ये अगेन जितना ज़्यादा आप रीड करोगे ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती रहेंगी। अब S1 S6, बहुत से लोग परेशान हैं, कहते हैं S1 S6 नहीं हो रहे। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, मैंने कभी S1 S6 अलग से, क्योंकि जिस टाइप से स्टूडेंट्स ने क्लेम करके मुझसे बोला है, आई डोंट नो मतलब ये कितना सच है, लेकिन ऑब्वियसली बात है सच ही होगा, मैं यही मान के चलता हूँ। वो कहते हैं सर पिछले 10 साल के जितने भी PYQs हैं वहाँ पे जितने भी S1 S6 हैं सारे कर लिए थे, और इस बार मेरे केवल 3 सही हुए या 4 सही हुए, बाकी सारे गलत हो गए। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, बताओ भाई। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि रीडिंग नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कितनी भी कर लो,
आपका एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, नेचुरल कमांड होनी चाहिए भाई रीडिंग पर, समझ रहे हो? आपकी एक नेचुरल कमांड होनी चाहिए। जैसे अब ये वाला एक दिया हुआ है, प्राइमरी एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में है। ये मैं आपको मतलब ऐसे बता सकता हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर या किसी न किसी बुक वगैरह में ऐसे कुछ दिया होगा, क्लाइमेट पे आया होगा कोई आर्टिकल वगैरह, वहाँ से उठा लिया होगा यूपीएससी ने। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पर आपका नेचुरल फ्लो अगर बन गया ना रीड करने में, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप बहुत आराम से करके जाओगे, स्मूथली करके आओगे। और मैंने इस तरीके से तो भाई प्रैक्टिस नहीं करी जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। लेकिन बस रिजल्ट ये निकला कि मेरे या तो 9 या तो 10 हमेशा सही हुए हैं, मतलब इसमें। ठीक है, मतलब अगर गलत हुआ है मेरा तो एक गलत हुआ है, अदरवाइज वो भी नहीं, क्योंकि यार मेरा जो रीडिंग वाला पोर्शन ही मेरा अच्छा जाता था। ठीक है, बाकी वो कैब ग्रामर ये सारी चीज़ें तो मैंने बाद में पढ़ना शुरू करी जब मुझे पढ़ाना था। अदरवाइज मैंने ग्रामर वगैरह मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। ठीक है, बहुत पहले पढ़ी थी एनडीए के टाइम पर, फिर छोड़ दी थी। तो रीडिंग बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, करनी है आपने, राइट? जैसे कि लिए ये आपका क्वेश्चन है, यू कैन चूज़। अब मेरे को पता है कि यू कैन चूज़ विच एवर होगा, या मतलब विच एवर शर्ट होगा, होना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो बन रखा है माइंड में, है ना, कि ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीड कर रखा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश को और बाकी जैसे ये हो गए ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको भी करो। पीवाईक्यूज जब करोगे ना, तो फिर हो सकता है कि आपको वही वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस ना मिले, लेकिन आपको एक तरीका मिल जाएगा। आपको तरीका इस तरीके से मिल जाएगा। आप जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं सर जो ज़्यादातर बड़ा होता है ना, वो वाला आंसर होता है। और हाँ, ये आपका 70 to 80% आपका यही होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना, वो वाला आपका आंसर हो जाता है। ऐसा होता है, राइट? मैं इसको बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा होता है, राइट? और ये आपको कब पता चलता है? जब आपने बहुत से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो ये चीज़ आपने करनी है, समझ रहे हो? तो इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, और दूसरा है पीवाईक्यूज, और तीसरा पता है ये आपको मतलब लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हालांकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना। वो क्या है? लास्ट आपका होना चाहिए ग्रामर पर फोकस। समझ गए? लास्ट आपका ग्रामर पर फोकस होना चाहिए। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको जहाँ से भी कोई भी क्लासेस मिल सकें, क्लासेस अटेंड करो, कोई फ्री में अगर मिल सके। जैसे कि लिए आई होप कि इस बार मैं कंप्लीट करा पाऊँ जो सीरीज़ है इंग्लिश की। ठीक है, फिर से शुरू करूँगा, नई एक सीरीज़ शुरू करूँगा। ठीक है, और तो अगर वो हो सकती है तो बढ़िया है। तो अगर आपको कहीं और से मिल सकता है, आप कहीं और से करो, या फिर आप एस पी बख्शी बुक ले लो। अब एस पी बख्शी बुक, अब पता है मज़ा ये आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ना देख के सुन के ही बोलते हैं सर वो तो बहुत मोटी बुक है। अरे मोटी है तो क्या हो गया? 700-800 आपके पेजेस हैं वहाँ पर। 700-800 में से आपके 200 पेजेस में आपकी सारी ग्रामर ख़त्म हो जाती है। पता है, शुरुआत के आपके 200 पेजेस में आपकी आपकी ग्रामर ख़त्म हो जाती है, और उसमें भी आपका प्रैक्टिस मटेरियल बहुत ज़्यादा ऐड है। तो ग्रामर तो भाई आपकी लगभग आप मान के चलो कि 100 पेजेस में ही होगी, उससे भी कम में होगी, बाकी तो प्रैक्टिस है। समझ रहे हो? पूरी बुक में से। तो आप क्यों नहीं कर सकते इस बुक को? तो बुक को एक बार खोल के देखो, तो बढ़िया से करो, तो फिर बाद में पता चलेगा कि आगे क्या करना है, राइट? तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में 3 चीज़ें आपने करनी है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, मतलब आपका एक जैसे कि लिए रिलीजियसली आपको फॉलो करना है ये चीज़, क्योंकि आपको हमेशा ये चीज़ हेल्प करने वाली है। उसके बाद आपके हो गए पीवाईक्यूज़, और फिर आपकी आती है ग्रामर, क्योंकि ये जैसे न्यूज़पेपर हो गया आपका, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम में भी हेल्प करती है, एसएसबी में भी हेल्प करती है, तो आपने करना ही है। तो इंग्लिश की बात हो गई जो आपको यहाँ पर करनी है। फिर हम आगे चलते हैं मैथ्स की, चलो बात कर लेते हैं भाई। आईएनए, एएफए और आईएमए वाले। अगेन आपको क्या करना है यहाँ पर? आपने उठानी है, देखो, दो काम आप कर सकते हो। या तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने ऑलरेडी मतलब आपकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर है, तो आप बस पिछले 5 साल के अगेन पीवाईक्यूज़ उठाओ। ठीक है, 5 पीवाईक्यूज़ नहीं उठाने हैं, 10 पीवाईक्यूज़ उठाने हैं, 5 साल के उठाने हैं, राइट? ये उठाने हैं। और 5 साल के उठाओगे मान लिया, ठीक है, 5 साल के नहीं, मैं अगेन वही कहूँगा कि 11 उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि 26 वाला भी उठाना है, तो आपके 11 हो गए। और इसका मतलब आपके 1100 क्वेश्चंस हो गए। अब ये 1100 क्वेश्चंस को अगर आपने 3-3 4-4 बार लगा लिया, उसके बाद आप
मतलब मेरे से बताना, अगर आप ये काम करके जाते हो, आप मुझसे बताना कि आपका फिर भी यहाँ पर 50-60 नंबर नहीं आ रहे, तब मैं मतलब आपको बोलूँगा हाँ भाई कुछ और फॉलो कर लो, है ना। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता उसके बाद भी इम्पॉसिबल है कि आपके 50-60 नंबर ना आ जाएँ, अगर आपने ये 1100 क्वेश्चंस लगा लिए 3-4 बार। हुँ। अब थ्योरी के लिए आपने क्या करना है? थ्योरी के लिए या तो आपने कोई कोर्स अगर ले रखा है तो भाई क्लासेस फिर सारी अटेंड करना, और क्लासेस अटेंड करने के लिए मैथ्स में देखो यार बहुत बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि आपने पेन और पेपर लेके बैठना होता है। कोई भी क्लास आप यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हो या अपने बैच में किसी भी फेवरेट टीचर से पढ़ रहे हो, आपका फेवरेट टीचर की जो मैथ्स है ना वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट होती चली जाएगी, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। आप यहाँ पर केवल बैठे हो, तो आपका यहाँ पर बुद्धू बन रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन आपके हो नहीं रहे क्लियर, समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, खुद से साथ में सॉल्व करते चलना है, बीच बीच में डाउट पूछते रहो अगर लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। इस तरीके से मैथ्स यहाँ पर सीखनी होती है। मैथ्स डिमांड करती है एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर मैथ्स को सीख नहीं पाओगे, समझे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है। बाकी ये जैसे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बस देखने नहीं है, हमेशा पेन और पेपर लेके बैठना है। जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग लगा सकते हो उतना ज़्यादा दिमाग लगाओ। बाकी मैथ्स में जैसे के लिए चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो क्या होना चाहिए कि आपका यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे के लिए ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके 25 to 30 क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इतना भी जा सकता है, 20+ तो होता ही है हमेशा। उसके बाद आप यहाँ पर अलजेब्रा को नहीं छोड़ सकते। अलजेब्रा इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो इसके आपके लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मान लो। फिर आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यार काफ़ी आसान ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है सीडीएस में। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, आराम से बन जाएंगे, ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। फिर आपका मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन भी मत छोड़ना। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब इसके क्वेश्चंस जब करने बैठोगे तो ये थोड़ा टाइम लेंगे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है टाइम लेगा। कई बार क्या होता है, हम सोच के जाते हैं कि हर एक क्वेश्चन मेरा 1 या 2 मिनट लेने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ पर कम टाइम लेगा, लेकिन मेंसुरेशन का ऑन एन एवरेज आपका 2 मिनट्स लेता ही है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपने आपने फॉर्मूले वगैरह पता है, आपने कैलकुलेशन अच्छी कर दी, तो आपके नंबर जो है वो फिक्स हो जाते हैं। मेंसुरेशन ऐसी एक चैप्टर है। तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्टैट्स हो गई। स्टैट्स भी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, एक बार इसको कंप्लीट करके रख लिया, और फॉर्मूले अपने लिख के रख लो। मुश्किल से यहाँ पर 10 या 12 फार्मूले होंगे, उनको लिख के रख लो, राइट। और इन फार्मूलों को रिवाइज करते रहो बीच बीच में, और बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन लगाते रहो। स्टैट्स आपकी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये भी आपका हो गया। नंबर सिस्टम जैसे है, नंबर सिस्टम एक इजी सा माना जाता है, ठीक है। इसमें ये है कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, राइट। लेकिन एक बार आप यहाँ पर समझ गए ना चीज़ों को, उसके बाद आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस करते हो। नंबर सिस्टम एक ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से मतलब एक बार समझ लिया, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठते हो। अगर आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं, इन 20 क्वेश्चंस को करने में आप 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। तो एक ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पर टाइम पहले तो देना पड़ता है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, राइट। तो ये आपने फॉलो करना है, राइट। अब बाकी चैप्टर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यार ऐसा है कि सबका अलग अलग सिस्टम होता है। किसी को ज्योमेट्री ज़्यादा पसंद होती है, किसी को अलजेब्रा ज़्यादा पसंद होती है, किसी को ट्रिग्नो, किसी को मेंसुरेशन, कोई अरिथमेटिक लगाता रहता है। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ भाई, अगर आप सीडीएस के लिए एम कर रहे हो तो अरिथमेटिक पर यहाँ पर रिलाय मत करो, ठीक है। ये नहीं कि आप अरिथमेटिक पर रिलाय कर रहे हो, अरिथमेटिक के आपके 12 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और तो उनको ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा नहीं। तो आप यहाँ पर एडवांस्ड मैथ्स जो होती है उस पर फिर ज़्यादा फोकस करो। और किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस को खुद से लगा लगा के करना है।
ये मत करना कि मतलब लेक्चर्स बस देखते जा रहे हो, लेक्चर्स देखते जा रहे हो, बस मज़ा आ रहा है भाई, सर तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं यार, सर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, वाह क्या बात है। आप कर पा रहे हो या नहीं, ये मैटर करता है, राइट। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी बुक की बात करें तो आप एक बुक आती है RS अग्रवाल, वो ले सकते हो, राइट। और वैसे तो मेरे पास 9th और 10th की NCERTs थी, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर मैथ्स को लेकर के सीरियस हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं 9th 10th की NCERTs को, लेकिन यहाँ पर बेस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हम्म। चलो बाकी हम रूटीन की बात कर लें। यार रूटीन पे मैंने एक्चुअली वीडियो को बनाते बनाते ही सोचा कि रूटीन पर मुझे एक अलग वीडियो बनाना चाहिए जो कि आपका आइडियल रूटीन बताए फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देखो, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जब विंटर्स आ रहे थे, अभी मैं बता रहा हूँ समर्स के लिए। अभी देखो समर्स आ रहे हैं, तो समर्स के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर चेंज करना होगा आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स, आपका डाइट प्लान, आपका स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है। सारी चीज़ें आप चेंज कर लेना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हीट स्ट्रोक पता है कि आने वाला है इंडिया में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अपने खुद को यहाँ पर हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे फूड, ऐसे मटेरियल्स आपको कंज्यूम करने चाहिए जो यहाँ पर वाटर रिच हों, राइट। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादा खानी है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें पहले तो खाओ, क्योंकि यार मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने खुद को यहाँ पर हेल्दी रखो, फिर तो सारे काम होते रहेंगे। मॉर्निंग में करना है आपने एक्सरसाइज, ठीक है। मॉर्निंग में डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट हो आप, यहाँ पर कोई भी IIT JEE नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आप यहाँ पर 24 घंटे बस पढ़े हुए हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, आप एकदम बुक वॉर्म बन रखे हो, तो ये आपको नहीं करना है। आपने यहाँ पर मैक्सिमम आपने मतलब 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप मई के एंड में स्टार्ट करोगे तो आपको यही 8 कर देना होगा, अगर आप जून के लास्ट में करोगे तो आपको 9 से 10 घंटे कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, राइट। तो ऐसा आपका रूटीन होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज में क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है। बहुत एक्सेसिव नहीं करना है। अब कई बार क्या होता है, कुछ यहाँ पर कमांडो बनने निकल जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और इसलिए मुझे तो कमांडो बनना है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 20 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ डेली, और 4 घंटे जिम करता हूँ, उसके बाद मैं दिन भर सो जाता हूँ, पढ़ाई हो ही नहीं रही। तो ये नहीं करना है, वो कमांडो आपको बाद में एकेडमी में बना दिया जाएगा। अभी आपने एक नॉर्मल रनिंग करनी है 3-4 किलोमीटर की, जैसे भी आपका स्टेमिना है, एक्सरसाइज करो यहाँ पर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, बस इनफ है। 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज इनफ है मॉर्निंग में। उसके बाद आपको एक स्लॉट रखना है कम से कम 8 से 11 का, ब्रेकफास्ट करके बैठ जाना, 8 से 11 यहाँ पर स्लॉट रखो। देखो गर्मी शुरू हो गई है तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठो, कम से कम 5 बजे। 8 बजे तक आपका एक्सरसाइज, रनिंग और आपका जो ब्रेकफास्ट है, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अगर ये चीज़ें डन हो गई हैं, उसके बाद 8 से 11 एक पहला स्लॉट होना चाहिए आपका पढ़ने का, इसमें बढ़िया से पढ़ो। उसके बाद 11 बजे उठो, 11 से 12 थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और खा लो, अपना लंच वगैरह कर लो, ठीक है। अगर कुछ लोग थोड़ा सा लेट करते होंगे लंच वगैरह तो यहाँ पर 12 भी कर सकते हैं। वैसे 3-4 घंटे का आपका पहला स्लॉट होना चाहिए। उसके बाद आप लंच करोगे, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे इन चीज़ों को जो आपने 8 से 11 या 8 से 12 के बीच में जो चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद यहाँ पर 30 से 40 मिनट की एक नैप ले लेना। और यहाँ पर भाई थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, 30 मिनट की नैप 3 घंटे में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा बचना। अगर ये हो गया ना, फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी, पूरा पूरा शेड्यूल समझ लो कि सब बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना है, समझ गए। तो आपने 30 या 40 मिनट की नैप लेनी है, इससे क्या होगा कि जो इवनिंग की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप थोड़ा सा कुछ खाते पीते हो, फिर आप 2 बजे बैठ जाना कम से कम। फिर 2 से कम से कम 5 का एक स्लॉट ले लेना, फिर से पढ़ो 2 से 5, ठीक है। तो आपके 3 घंटे इधर हो गए, 3 से 4, 3 से 4 आपके इधर हो गए। 2 से 5 आप इधर पढ़ते हो, फिर 5 बजे बुक को बंद करो, हल्का फुल्का कुछ फिर से खाओ, कुछ ड्रिंक वगैरह लो। ड्रिंक मतलब ये
कोका कोला वगैरह ये सब नहीं पीना है, ठीक है। अच्छी हेल्दी चीज़ें पीनी है, राइट। उसके बाद कोई ना कोई आपका एक गेम ज़रूर होना चाहिए लाइफ में। यार मैंने इतनी सारी एसएसबी वगैरह देख ली हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि प्लेइंग गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक दो गेम्स ज़रूर होने चाहिए। और डिफेंस ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करती है कि आप या तो बास्केटबॉल खेलते हो, या फिर आप यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हो, या फिर आप फुटबॉल खेलते हो। इस टाइप की आपकी गेम्स होनी चाहिए। क्रिकेट नहीं भाई, क्रिकेट नहीं, ठीक है। क्रिकेट आप खेल सकते हो, लेकिन क्रिकेट उतना अपीलिंग गेम नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट हो रहा हो, समझ गए। तो शाम को आपने यहाँ पर थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेलने हैं। फिर आ जाओ शाम को, कम से कम आप 7 से 8 बजे तक घर आ जाओगे। फिर आप यहाँ पर डिनर करोगे। फिर आप 9 से 10 1 घंटे के लिए फिर से बैठ जाओ, ठीक है। और पूरे दिन का यहाँ पर रिकैप कर लो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं रिवाइज कर लो, और 10 बजे आराम से सो जाओ। इतना आपका रूटीन होना चाहिए, समझे। अगर आप ये चीज़ें सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे बिफोर 13 सितंबर। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है आपने। और बाकी ये जैसे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं ना, जैसे ये स्पेशली इन जीएस, इनके सॉल्यूशंस मैं डाल दूँगा। कहाँ पर? ये डेली क्लास टेलीग्राम चैनल जो है, यहाँ पर मैं इन सारे क्वेश्चंस को पोस्ट करके और इनके सॉल्यूशंस में डाल दूँगा। तो वहाँ आप देख लेना, कुछ के दिमाग में आया होगा कि यार इनके आंसर क्या है, आंसर तो बता ही नहीं रहे हैं। तो बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आ जाओ, बाकी और भी मटेरियल वगैरह मैं देता रहूँगा। सो मिलेंगे हम अगले वीडियोस में। बाकी आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हों तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ माय नंबर, दैट इज़ 9264922851। और अगर रिप्लाई ना मिले तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होना, मैं कर देता हूँ। मतलब 2 दिन के अंदर तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कई बार होता है, थोड़ा सा मेरे भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो इस वजह से इतना मैं वैसे बिज़ी नहीं रहता। मैं ये नहीं दिखाना चाहता मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, ठीक है। बस वो एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं इसलिए हो जाता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।